हो गया ओके हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में कल मैंने आप लोगों को एक फिगर के बारे में बताया था कि जैसे कि मिरर में कैसे इमेज का डिटर्मिनेशन होता है। तो कल एक फिगर में बाय डिफॉल्ट कुछ मिस्टेक हो गया था, उसको मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो फिगर था यहाँ पे मैंने कन्वेक्स मिरर बाय मिस्टेक लिख दिया था और मतलब कि फिगर भी कन्वेक्स मिरर का ही बना दिया था, लेकिन एक्चुअली वो है कनकेव मिरर का। बाद में मुझे पता चला कि मैं थोड़ा सा वहां पे रॉन्ग थोड़ा कर चुका हूँ, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ये है कनकेव मिरर का केस है, थोड़ा सा मतलब कि वहां पे थोड़ा ध्यान नहीं दिए हम, तो उसको आप लोग अपना सुधार दीजिएगा। ऐसा बनता है कि ऐसा इमेज बनता है कनकेव मिरर के केस में। कन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटा इमेज ही बनता है। कन्वेक्स मिरर में जो है यही है हम लोग का कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो है वस्तु से छोटा इमेज ही बनता है। थोड़ा सा यह है कि इमेज की प्रकृति वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। जब कहने का मतलब कि अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है। उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा बनता है। अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए फोकस पे निर्धारित हुआ। अगर वस्तु अनंत पे है तो अनंत पर, अगर ऑब्जेक्ट अनंत पर है, वस्तु अनंत पर है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस से बनता है, दर्पण के उस साइड। इन्हें कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर का केस है। कन्वेक्स मिरर। और जैसे जैसे वस्तु, ये कनकेव मिरर में ऊपर वाला कनकेव मिरर का केस है, फिगर सेकंड या थर्ड ऐसे कुछ लिखा था, लेकिन ये केस है हम लोग का कनकेव मिरर का है। फिगर थर्ड था या सेकंड था, कुछ ऐसे था शायद, फिगर थर्ड था, क्लियर नहीं हो क्या नहीं पता, फिगर थर्ड था शायद, ऐसे करके। और तो वो कनकेव मिरर का केस था। यहाँ कन्वेक्स मिरर जो लिखा था उससे काट लीजिएगा कनकेव मिरर, और मिरर भी कनकेव मिरर का ही फिगर रहेगा वहां पे। ये कन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब जब भी होता है वस्तु से छोटा साइज का ही होता है। हाँ, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी के आधार पर प्रतिबिंब का आकार मतलब कि घटता बढ़ता है, लेकिन कभी भी वस्तु से बड़ा साइज का प्रतिबिंब नहीं हो पाता। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पे निर्धारित होता है। अगर वस्तु मान लीजिए कि अनंत पे नहीं है, वस्तु की जैसे दर्पण से निकटता बढ़ती जाती है वस्तु की, जैसे मान लीजिए कि वस्तु अनंत पे नहीं है, अनंत से और नजदीक है, दर्पण के और नजदीक है, तो क्या होगा कि हमारा जो है प्रतिबिंब अब फोकस से ध्रुव के बीच में बनेगा। यहाँ मान लीजिए F है, ये मान लीजिए इसका C है, अगर यहाँ F है, अगर ये C है, और यहाँ वस्तु मान लीजिए हमारी वस्तु है अनंत पे नहीं है, वक्रता केंद्र पर है या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है मान लीजिए, तो क्या होगा कि अब इस स्थिति में जो है वक्रता केंद्र पर है या वक्रता केंद्र या फोकस के बीच में कोई वस्तु है, मान लीजिए कैंडल कुछ भी है, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा फोकस से पहले बनेगा। इसी तरह फोकस पे बनना था, यहाँ फोकस से पहले बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का साइज क्या हुआ, पहले छोटा था उससे कुछ बड़ा हो गया। यहाँ पे जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक आएगी प्रतिबिंब का साइज बड़ा होते जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज बड़ा होते जाएगा, और मतलब कि जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक आएगी प्रतिबिंब का साइज बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे प्रतिबिंब का साइज घटेगा बढ़ेगा, लेकिन कहने का मतलब है कि कभी भी प्रतिबिंब का साइज कन्वेक्स मिरर के केस में वस्तु से बड़ा नहीं हो सकता है। तो कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी फॉर दैट, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग वहां पे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को टाइप्स ऑफ टेंसेस पढ़ने हैं।
कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, आज उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। हम लोग को पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज। जैसा कि फर्स्ट है बाई कनकेव लेंस, मतलब बाई कनकेव लेंस बोल सकते हैं या बाई कनकेव लेंस, बाई कनकेव लेंस, सॉरी बाई कनकेव लेंस, यानी बाई का मतलब होता है ड्यूअल, मतलब डबल, इसे ड्यूअल बोल सकते हैं या डबल बोल सकते हैं, यानी जो दोनों साइड से बाई होता है, ठीक है, डबल ड्यूअल कुछ भी बोल सकते हैं इसको हम, जो दोनों तरफ से बोथ साइड से मतलब कि कनकेव हो, वह लेंस जो जिसका सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दोनों तरफ से धंसा हुआ, उसे बाइकॉन्केव लेंस कहते हैं। अब है बाइकॉन्वेक्स लेंस, वह लेंस जिसका या मिडल सरफेस ही कर सकते हैं, वह लेंस जिसका मिडल सरफेस दोनों तरफ से धंसा हुआ हो उसे बाइकॉन्केव लेंस कहते हैं। वह लेंस जिसका बीच का भाग मिडल पार्ट जो है उठा हुआ हो दोनों तरफ से बायोकॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, यानी कि दो कन्वेक्स लेंस का मिक्सचर है, ठीक है, एक तरह से ज्वाइंट जोड़ है। फिर प्लेनो कनकेव लेंस जिसका एक सरफेस प्लेन लेंस हो या प्लेन मिरर का पार्ट हो, प्लेन लेंस का पार्ट हो, और दूसरा पार्ट कनकेव लेंस का हो, यानी फर्स्ट पार्ट प्लेन लेंस का हो, सेकंड पार्ट कनकेव लेंस का हो, इसे प्लेनो कनकेव लेंस कहते हैं। यानी एक भाग प्लेन हो, दूसरा भाग कनकेव लेंस जैसा धंसा हुआ हो बीच में। फिर है एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस, यानी कि जिसका वन पार्ट वह लेंस जिसका एक सरफेस प्लेन लेंस हो और दूसरा सरफेस उठा हुआ हो, यानी कि कन्वेक्स लेंस जैसा, उसे प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। इस तरह से आपको 4 टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग को देखना है, मैंने कल हम लोग ह्यूमन आई के बारे में नहीं पढ़ पाए। ऐसा है कि जब अगर लेंस और मिरर की बात होती है, जहां भी लेंस और मिरर की बात होती है तो ह्यूमन आई की भी चर्चा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन आई भी जो होता है, ह्यूमन आई इन आवर ह्यूमन आई देयर इज आल्सो ए लेंस ट्रांसप्लांटेड नेचुरली। हम लोग के मानव नेत्र में भी एक लेंस ट्रांसप्लांट होता है, प्रतिरूपित होता है प्राकृतिक रूप से, यानी कि वह लेंस प्राकृतिक रूप से वहां हमारे मानव नेत्र में प्रकृति द्वारा ही ट्रांसप्लांट रहता है, यानी कि जिसका जो कि ऑब्जेक्ट का ठीक लेंस की तरह ऑब्जेक्ट का हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, जिसके चलते जिसका सेंसेशन रेटिना में बहुत सारी मतलब सिलेरी मांसपेशियां मसल्स होती हैं जो कि सेंसेशन के लिए सेंसिटिव होती हैं, तो जिसका सेंसेशन हमारे मतलब कि मस्तिष्क पर पहुंचता है। मैंने क्लास 8 के मतलब कि क्लास 8 के बच्चों को पढ़ाने के दरमियान उसमें सब फिगर बना के मतलब कि दिखाया था कि हमारे आंख में विट्रियस ह्यूमर होता है, तरल पदार्थ होता है, फिर एक होता है एक्वियस ह्यूमर होता है, हमारे मतलब कि ये आंखों में आई बाल होता है, पुतली होता है जो कि एक लेंस की तरह कार्य करता है। उन आई बाल की बनावट जो होता है क्रिस्टल की तरह होती है, रवादार होती है, और हर एक रवा के अंदर एक लेंस होता है, हर एक रवा के अंदर एक लेंस होता है जो अलग अलग इमेज इस तरह से, और हर एक रवा के अंदर एक लेंस होता है, और उनके अदर भाग में जो गैप होता है हमारी पुतली और मतलब कि जो क्रिस्टल के रूप में लेंस होते हैं, और हर एक क्रिस्टल में जो लेंस होते हैं या जो आंखों में जो क्रिस्टल के रूप में होते हैं उनके खाली भाग में सब तरफ फ्लूइड भरे होते हैं जिन्हें एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं, ऐसे करके। तो हर एक क्रिस्टल में लेंस होते हैं और हर एक लेंस इमेज बनाता है, हर एक लेंस रेटिना पे इमेज बनाता है, और जिसका एकदम मिला जुला एक प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, सेंसेशन, जिसके आधार पर हम फील कर पाते हैं, जिसका हमें सेंसेशन हो पाता है कि ये अमुक चीज है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के आफ्टर द रिफ्लेक्शन के बाद अब हम लोग को पढ़ना, तो इसलिए जब अगर लेंस और मिरर की कहीं भी चर्चा होती है तो ह्यूमन आई की भी चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन आई में भी एक लेंस होता है, नेचुरली लेंस फिट होता है जो कि वस्तुओं का ऑब्जेक्ट का रेटिना के प्रति इमेज बनाता है। अब हम लोग को सनलाइट के बारे में भी देखना है, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, यानी प्रकाश का वर्णविक्षेपण,
एक्चुअली थोड़ा मोड़ा मैं आप लोगों को भी बताया था कि सनलाइट एक्चुअली हमें व्हाइट दिखता है, जब ये सेवन कलर्स आपस में कॉम्पैक्ट होते हैं तो व्हाइट दिखता है। या एक और भी बताया था कि अगर कोई सतह प्रकाश के किसी भी अंश को अगर एब्जॉर्ब नहीं करती, सारे को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो सब मिलकर जो है व्हाइट दिखता है। यानी और अगर सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वस्तु हमें ब्लैक दिखती है। अगर किसी एक पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करती है, अगर कोई वस्तु रेड कलर को रिफ्लेक्ट करती है तो हमें रेड दिखती है। कोई वस्तु रेड हमें इसलिए दिखती है क्योंकि वह रेड कलर के लाइट को अपने ऊपर से रिफ्लेक्ट कर देती है हमारे आंखों पर, जिसकी वजह से वो हमें रेड दिख पाती है, बाकी अदर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो किसी सनलाइट में सिर्फ एक ही कलर का लाइट होता है कि कई कलर का लाइट होता है, ये हमें तब पता चलता है जब इस सनलाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से होकर पास कराते हैं, गुजारते हैं। ठीक है, तो ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल प्रिज्म हो सकता है, लेंस हो सकता है। बरसात के दिनों में वर्षा की बूंदें भी एक लेंस की तरह कार्य करती हैं। बादल जो वर्षा की बूंदों का, बादल क्या होते हैं? वर्षा की बूंदों का समूह होते हैं, वो भी एक लेंस की तरह कार्य करती है वर्षा की बूंदें। तो जो ऊपर बादल लटके रहते हैं वो कई ढेर सारे संख्य वर्षा की बूंदों का मिला जुला बादल होता है। तो हमें बारिश के दिनों में आसमान में हमें 7 रंग की पट्टी दिखती है, जिसे हम लोग रेनबो का नाम देते हैं, इंद्रधनुष का नाम देते हैं। तो ऐसा बरसात, क्योंकि बारिश की बूंदें जो हैं वो लेंस की तरह कार्य करती हैं। तो सूर्य का प्रकाश ऐसे 7 रंगों से नहीं बिखरता अगर उसके रास्ते में अगर कोई लेंस जैसा पदार्थ न आए, प्रिज्म न आए, लेंस जैसा कोई पदार्थ न, ट्रांसपेरेंट कोई पदार्थ न आए। तो जब किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से होकर इसे गुजारते हैं, पास कराते हैं, कोई प्रिज्म हो गया या कोई लेंस हो गया, तो क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो अपने 7 स्ट्राइप्स में बढ़ जाता है, मतलब विभक्त हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसमें सबसे ऊपर वाला रेड है, क्योंकि रेड कलर का डेविएशन बहुत कम होता है, लिस्ट डेविएशन होता है, जिसकी वजह से ये ऊपर ही रहता है, बहुत कम विचलित होता है। ठीक है, इरेक्ट होने से बस थोड़ा सा नीचे जाता है, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हवा से जब प्रिज्म में जा रहा है तो इसके मार्ग में थोड़ा डेविएशन तो होगा ही, पाथ में लाइट है तो थोड़ा डेविएशन होगा ही, तो बहुत कम विचलित होता है, इसलिए रेड ऊपर होता है। उसके बाद ऑरेंज विचलित होता है, उससे थोड़ा ज्यादा ऑरेंज विचलित होता है, उसके नीचे आ जाता है। उसके बाद येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, और इस तरह वायलेट कलर सबसे नीचे होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है, मोस्ट डेविएट होता है वायलेट कलर। ठीक है, तो डेविएशन सबसे कम रेड का होता है, सबसे ज्यादा मतलब कि वायलेट का होता है, और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल की होती है, वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा लाल की होती है, सबसे कम वायलेट की होती है। इसका मोस्ट वेवलेंथ होता है, लाल कलर का वेवलेंथ मोस्ट वेवलेंथ होता है, और इसका लीस्ट वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ, ठीक है, इसका मोस्ट होता है, इसका लीस्ट होता है। लेकिन डेविएशन लिस्ट होता है रेड कलर का, सबसे कम होता है, इसलिए ये ऊपर ही रहता है, बहुत कम होता है अपने पद से। और इसी तरह का क्रम होता है, इन 7 रंगों को हम लोग एक नाम दिया गया है, विबग्योर नाम दिया जाता है। इन 7 रंगों का नाम दिया जाता है विबग्योर, VIBGOR, यानी कि वायलेट से शुरू करते हैं। कल मैंने ये भी बताया था कि हमें आसमान नीला रंग का क्यों दिखता है, नीले रंग के प्रकाश के बिखराव की वजह से ही हमें आसमान नीला रंग का दिखता है, क्योंकि नीला रंग का प्रकाश अपने मार्ग से बहुत ज्यादा विचलित होता है, आसमान में बहुत जल्द बिखर जाता है। ठीक है, तो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट को देख लिए। अब आप लोगों का थोड़ा सा ये ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट, व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट? तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट को हम लोग कह सकते हैं कि बाई पासिंग द सनलाइट थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, थ्रू ए प्रिज्म और ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, scattering in its 7 constituent colors is called dispersion of light। 7 constituent colors, ठीक है, या कई कलरों में डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहेंगे उसको। मेनली हमें 7 कलर्स ही विजिबल हो पाते हैं, इनका हमें आभास हो पाता है, इसीलिए हम लोग मेनली इन्हीं का नाम एक्चुअली दिया जाता है। ऐसे तो सूर्य के प्रकाश में कह सकते हैं कि हजारों रंगों का मिश्रण होता है,
तो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो गया, तो ये हुआ। अब आप लोगों का थोड़ा वर्ड मीनिंग रह गया है, उसको भी हम करा देते हैं। ऐसे तो मैंने 8 क्लास के बच्चों को वर्ड मीनिंग करा दिया है। आप लोगों का भी वर्ड मीनिंग बस मिलता जुलता है, थोड़ा ही इधर उधर होगा, नहीं तो वर्ड मीनिंग सारे उसी तरह के हैं। रिफ्लेक्शन वर्ड मीनिंग, रिफ्लेक्शन इज परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। फिर है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिया है यानी प्रकाश का परावर्तन। अब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, एक रेखीय गमन, प्रकाश का एक रेखीय गमन। सनलाइट सीधी रेखा में गमन करता है, इसे ही एक रेखीय गमन कहते हैं प्रकाश का, ठीक है। प्रकाश का एक रेखीय गमन। ए रे ऑफ लाइट, सूर्य की किरण, ए रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। ए बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज जिसे बोलेंगे हम लोग, प्रकाश पुंज यानी किरणों का समूह, किरणों का समूह, किरणों का समूह। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, क्लियर दिख रहा है उसमें से। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ट्रांसलूसेंट, पारभासी। ओपाक्यू ऑब्जेक्ट, ओपाक्यू का मतलब हुआ अपारदर्शी, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देखें, इधर हम चलते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। मिटा देना किधर से, इसी को मिटा देते हैं। चलिए स्टार्ट करें। देखिए हम लोग, आप लोगों का वर्ड मीनिंग, मतलब इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग कर रहे थे सबको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ड मीनिंग। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, एक रेखीय गमन। ए रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण। ए बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है? प्रकाश किरणों का समूह होता है। ट्रांसपेरेंट मींस पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट पारभासी, ओपाक्यू ऑब्जेक्ट अपारदर्शी। अब इधर आते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। नॉर्मल, अभिलंब। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। प्लेन मिरर, समतल दर्पण। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स मिरर उत्तर दर्पण, कनकेव मिरर अवतल दर्पण। कन्वर्जिंग, अभिसारी। अभिसारी कहने का मतलब कि जो दर्पण के इस साइड सारी किरणें जो एक बिंदु पर करती है, इसे अभिसारी कहते हैं। और अपसारी का मतलब ये अगर दर्पण हो गया तो, और अपसारी का मतलब कि दर्पण के उस भाग में जो किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती हैं, तो उसे हम लोग अपसारी कहते हैं। मालूम पड़, अगर हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि अगर एक किरणें आगे जाकर उस साइड, तो एक जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती थी, एक दूसरे से मिल सकती थी। और ये जो दर्पण के इसी अगर भाग में ही, पहले बिफोर ए मिरर, दर्पण के आगे वाले भाग में ही जो एक दूसरे को एक बिंदु पर जब काटती है, इसे हम लोग अभिसारी कहते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जिंग की स्थिति में होता है।
और यहाँ डाइवर्जिंग, मैंने डिफिनेशन लिखा था। तो अब ये हो गया कन्वर्जिंग अपसाइड, डाइवर्जिंग अपसाइड, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्णन, और इसे बोलते हैं यानी कि द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और यह परिघटना तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाती है, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट के उपरांत जो पर्दे पर या जो स्क्रीन पर जो हमें 7 रंगों की पट्टी जो मिलती है उसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, यानी उसे हम लोग वर्णपट बोलते हैं, जो 7 कलर की पट्टी मिलती है। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, प्रिंसिपल फोकस, प्रधान फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, विपुल दृश्य, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, पोल, ध्रुव, इस बिंदु पर ध्रुव डिसाइड होता है। पी लैटरल इन्वर्जन, पार्श्विक प्रतिलिपि, यानी पार्श्विक प्रतिलिपि, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब, न्यूटन्स डिस्क, मतलब न्यूटन का डिस्क, इसे न्यूटन का चक्र हम लोग बोल सकते हैं, न्यूटन का डिस्क बोल सकते हैं, ये हम लोग को पढ़ना है उसमें। और फिर है ये हम लोगों का पार्श्व प्रतिलिपि, थोड़ा समझ लेते हैं लैटरल इन्वर्जन। जैसे कि एम्बुलेंस, पहले वाहनों में एम्बुलेंस इस तरह से लिखा होता था, जिसका सीधे इमेज ऐसे बनता था, इसका इमेज इस तरह सामने वाले को जो साइड से गुजरता था, तो जो आगे वाली गाड़ी थी उस पे इस तरह बनता था, तो मतलब कि इसी को पार्श्व प्रतिलिपि कहते हैं। जैसे हम लोग मिरर के सामने भी खड़े होते हैं तो मिरर उसी साइड में हम लोग जैसे इधर है तो इधर ही मिरर हम लोग का नहीं बनता, दर्पण में उधर बनता है, यानी अपोजिट बनता है, इसे हम लोग पार्श्व प्रतिलिपि बोलते हैं। तो इस तरह हम कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स।